पिछली वीडियो में मैंने आपको सिंधु नदी तंत्र पढ़ा दिया था। आज इस वीडियो में देखेंगे हम गंगा नदी तंत्र। क्या देखेंगे? गंगा नदी तंत्र। चैप्टर का नाम होगा गंगा नदी तंत्र। ओके, सिंधु नदी तंत्र पढ़ लिया, अब देखेंगे गंगा नदी तंत्र। देखिए, ये मैंने गंगा नदी तंत्र बनाया हुआ है। ये पहले देख लेते बनाया क्या हुआ है। देखिए, ये देखो, ये उत्तराखंड में दो धाराएं निकलती हैं और दो धाराएं आगे चलकर एक धारा में मिलती हैं और आगे चलकर ये उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार और झारखंड से होते हुए पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश और बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। तो ये जो मैंने दो धाराओं वाली रेखा बनाई है, ये गंगा नदी है, ठीक है। और फिर इसके गंगा नदी के पश्चिम में ये धारा आई है और ये आकर गंगा नदी के दाएं तट पर मिल जाती है। इस नदी को यमुना नदी कहते हैं, ठीक। फिर ये ग्रीन बनाई, ये मैंने ऊपर से बनाई है। ये रामगंगा नदी है, ये गोमती नदी है और ये घाघरा नदी है, ये गंडक नदी है, ये कोसी नदी है और ये महानंदा नदी है, ठीक है। ये महानंदा नदी है, ठीक। अब आते हैं दक्षिण भारत से आकर मिलने वाली गंगा नदियों में। गंगा नदी में दक्षिण भारत से आकर मिलने वाली नदियां जो गंगा नदी में मिलती हैं, ये मैंने चंबल बनाई हुई है, चंबल, ठीक है। फिर सिंध बनाई है, फिर ये बेतवा बनाया हुआ है, फिर बेतवा के बाद एक केन बनाया हुआ है और ये टोंस है और ये सोन है, ठीक। तो मैंने पूरा मैप नहीं बनाया हुआ क्योंकि इसके लिए भी जगह चाहिए थी। तो मैंने यहाँ से लेकर उत्तराखंड के बाद ये दक्षिण भारत और ये बांग्लादेश बनाया हुआ है, जहां जहां से गंगा नदी होकर निकलती है, ठीक। आप पूरा मैप बना लीजिए, ठीक है। ओके, जरूरत इतने की है तो आप पूरी अपनी कॉपी में पूरा मैप बनाएंगे और दर्शाएंगे जैसे मैंने दर्शाया है, ठीक है। तो देखते हैं अब गंगा नदी तंत्र को। लिखिए गंगा नदी तंत्र भारत में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र करने वाली नदी है, ठीक है। या ऐसे लिखिए, भारत में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र गंगा नदी का है। कितना? मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सबसे ज्यादा जल ग्रहण क्षेत्र किसका है? गंगा नदी का। कितना? 9 लाख वर्ग किलोमीटर, 9 लाख वर्ग किलोमीटर गंगा नदी का जल ग्रहण क्षेत्र, ठीक। फिर उसके बाद देखिए, वास्तव में गंगा नदी भागीरथी और अलकनंदा का सम्मिलित रूप है। देखिए ये मैंने जो दो धाराएं बनाई है ना, ये जो दो धाराएं बनाई है, ठीक, ये दो धाराएं हैं। एक इधर वाली है, मतलब ये पूर्व वाली धारा और ये पश्चिम वाली धारा। पश्चिम वाली धारा भागीरथी है और पूर्व वाली धारा अलकनंदा नदी है। तो ये दोनों नदियां मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। जब दो धाराएं मिलती हैं और एक नई धारा का निर्माण करती हैं, वहां पर ऊपर गंगा नदी नहीं कहलाती। ये नदी इन दो धाराओं में गंगा नदी नहीं कहलाती। ये नीचे आकर जब एक धारा में हो जाती हैं दोनों नदियां, तब गंगा नदी कहलाती है, ठीक है। तो लिखिए वास्तव में गंगा नदी भागीरथी और अलकनंदा का सम्मिलित रूप है, ठीक है। फिर लिखिए दोनों नदियां देवप्रयाग के निकट मिलकर एक नई धारा का निर्माण करते हैं, जिसे गंगा नदी कहते हैं, ठीक, जिसे गंगा नदी कहते हैं। अभी इसको जब हम समझाएंगे तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, जिसे गंगा नदी कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए भागीरथी नदी उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी से निकलती है। देखिए ये भागीरथी मैंने बनाई है, तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी से निकलती है, ठीक। देखिए यहाँ पर ये जो मैंने ब्लू स्पॉट दिया हुआ है, ये गंगोत्री हिमानी है, ठीक, गंगोत्री हिमानी से निकलती है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, मैं बोल रहा हूँ लीजिए, फिर मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है। अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल अलकापुरी। क्या लिखना है? अलकापुरी। मैंने बोला अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल अलकापुरी स्थित सतोपथ हिमानी है। ये देखिए, ये सतोपथ हिमानी है, ये मैंने अलकनंदा बताया वो, ठीक है। देखिए इतना लिख लिया। अब हेडिंग बना लीजिए अलकनंदा नदी। क्या बनाना है?
हेडिंग बनाना है अलकनंदा नदी। देखिए पहले इसको समझते, उसको समझ लिया, अब इसको समझते, लिखना नहीं पहले समझना है। देखो उत्तराखंड में सतोपथ हिमानी से दो नदियां निकलती हैं, एक है आपकी इधर से निकलती, ये जो धारा आई है, ये धारा, ये ब्लैक वाली जो मैं यहाँ पे मारकर चला रहा हूँ, तो ये विष्णु गंगा है, सतोपथ हिमानी से विष्णु गंगा निकलती है, और दूसरी सतोपथ हिमानी से नदी निकलती है, इसका नाम है धौलागिरी, धौला गंगा। ठीक है, ये विष्णु गंगा और ये धौला गंगा। आगे चलकर ये विष्णु प्रयाग में दोनों नदियां क्या बोलते हैं, विष्णु प्रयाग में दोनों नदियां विष्णु गंगा और धौला गंगा मिल जाती हैं। जब ये दोनों धाराएं मिलती हैं तो एक नई धारा का निर्माण करती हैं, जिसे अलकनंदा कहते हैं। ठीक, अलकनंदा आगे चलकर कर्णप्रयाग के पास, अलकनंदा में आगे चलकर कर्णप्रयाग के पास बाईं ओर से आकर एक नदी और मिलती है, जिसे पिंडार नदी कहते हैं। ये देखिए, ये नदी आती है और यहाँ पर कर्णप्रयाग है, कर्णप्रयाग के पास पिंडार नदी अलकनंदा में मिल जाती। ठीक, फिर ये अलकनंदा में पिंडार नदी मिलने के बाद फिर ये आगे चलकर ये धारा अलकनंदा ही कहलाती है। अलकनंदा जब आगे चलती है रुद्रप्रयाग के पास दाईं ओर से ये नदी आती है, मंदाकिनी नदी। ठीक है, दाईं ओर से आकर मंदाकिनी नदी मिलती है रुद्रप्रयाग के पास, फिर आगे चलकर ये फिर से अलकनंदा नदी ही कहलाती है। ओके, फिर देवप्रयाग में दाईं ओर से भागीरथी आकर मिलती है, ये भागीरथी आकर मिलती है। देवप्रयाग में अलकनंदा नदी पर दाईं ओर से भागीरथी आकर मिलती है। अब जब ये दोनों नदियां मिलती हैं तब एक नई धारा का निर्माण होता है, और वह नई धारा गंगा नदी कहलाती है। ऊपर तक ये गंगा नदी नहीं कहलाती, जब ये दोनों धाराएं मिलती हैं, एक ये क्या बोलते हैं भागीरथी और ये अलकनंदा नदी। तो मैंने वहां पर ये जो दो धाराएं बनाई हैं, तो मैंने ऊपर ही नहीं बनाई, एक ये धारा बनाई है, एक ये धारा बनाई है। ठीक, ये भागीरथी और ये अलकनंदा नदी। ठीक, तो लिखिए इसके बारे में, लिखिए सतोपथ हिमानी से, हेडिंग बना लीजिए अलकनंदा नदी। फिर इसके बाद लिखिए सतोपथ हिमानी से दो नदियां निकलती हैं आपकी, एक है विष्णु गंगा नदी और दूसरी धौली गंगा नदी। कहां से निकलती है? दोनों सतोपथ हिमानी से निकलती, सतोपथ हिमानी से। सतोपथ हिमानी से दो नदियां निकलती हैं, एक आपकी विष्णु गंगा और दूसरी धौली गंगा। ठीक है, विष्णु गंगा और धौली गंगा। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए धौली गंगा, दूसरा पॉइंट लिखना है, धौली गंगा और विष्णु गंगा आगे चलकर विष्णु प्रयाग में एक साथ मिल जाती हैं। ठीक है, या एक दूसरे में मिल जाती, कहाँ मिल जाती? विष्णु प्रयाग में। फिर इसके बाद विष्णु प्रयाग के बाद ये दोनों धाराएं सम्मिलित रूप से अलकनंदा नदी कहलाती हैं। दोनों धाराएं सम्मिलित रूप से अलकनंदा नदी कहलाती है। ठीक, इतना लिख लिया। फिर इसके बाद लिखिए अलकनंदा अलकनंदा में आगे चलकर बाईं ओर से पिंडार नदी आकर कर्णप्रयाग के पास मिलती है। ठीक है, लिखना है अलकनंदा नदी पर बाईं ओर से कर्णप्रयाग के पास पिंडार नदी आकर मिलती है। ठीक, पिंडार नदी आकर मिलती है। फिर लिखिए पिंडार नदी मिलने के बाद भी यह नदी अलकनंदा नदी ही कहलाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए अलकनंदा में, देखिए यहाँ पर पिंडार नदी मिली कर्णप्रयाग के पास, फिर यह धारा आगे चलेगी, अभी देखो अलकनंदा ही नाम है इसका, आगे चलेगी। फिर उसके बाद दाईं ओर से किसी भी धारा की दिशा कैसे निश्चित की जाती है? यदि धारा नीचे को आ रही है, कहने का मतलब कि दक्षिण को जा रही है, तो इसका बायां क्या होगा? इसका बायां इधर होगा और दायां इधर होगा। यदि कोई भी धारा इधर को प्रवाहित हो रही है तो इसका दायां इधर होगा, बायां ऊपर होगा,
है ना, जिस तरफ धारा प्रवाहित हो रही उसके हिसाब से दाया बाया निश्चित किया जाता है। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ अलकनंदा नदी पर आगे चलकर रुद्रप्रयाग में दाईं ओर से मंदाकिनी नदी आकर मिलती है। ठीक, मंदाकिनी नदी आकर मिलती है। ओके, जिसके बाद भी यह दोनों धाराएं सम्मिलित रूप से अलकनंदा ही कहलाती हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, आगे चलकर ये देखो यहाँ पर क्या बोलते हैं, मंदाकिनी नदी मिलती है रुद्रप्रयाग के पास। अब ये आगे चलेगी धारा। ठीक, इन दोनों की मंदाकिनी और अलकनंदा की सम्मिलित धारा आगे चलेगी। तो लिखना है मंदाकिनी नदी और अलकनंदा की सम्मिलित धारा आगे चलती है और वह सम्मिलित धारा अलकनंदा नदी कहलाती है। फिर उसका नेक्स्ट पॉइंट लिखिए अलकनंदा नदी में आगे चलकर दाईं ओर से आकर भागीरथी मिलती है। दाईं ओर से आकर देवप्रयाग के पास भागीरथी मिलती है और अलकनंदा और भागीरथी की सम्मिलित धारा को गंगा नदी नाम दिया जाता है। ठीक, इतना लिख गया। फिर इसका लिखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए मंदाकिनी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य प्रवाहित होती है। देखो कैसे, ये है आपका केदारनाथ, ठीक, ये और ये है रुद्रप्रयाग। तो यहां से नदी निकलती है और ये आकर अलकनंदा मिल जाती है। तो वही मैं कह रहा हूं कि लिखना है कि मंदाकिनी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य प्रवाहित होती है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए सुप्रसिद्ध स्थल केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। देखिए ये केदारनाथ मैंने बनाया हुआ ये और ये मंदाकिनी नदी। तो यह कहां पर स्थित है, मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। फिर इसका लिखिए सुप्रसिद्ध स्थल बद्रीनाथ अलकनंदा के तट पर स्थित है। ये देखिए बद्रीनाथ मैंने बनाया हुआ है। ठीक, तो यह अलकनंदा ही कहलाता है, या फिर बोल सकते हैं विष्णुगंगा के तट पर स्थित है, या फिर अलकनंदा के तट पर स्थित है। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा। ओके, मैं आशा करता हूँ ये अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, और ऐसा ही बना लीजिए अपनी कॉपी पे। अब उसको देखते हैं। ठीक, ये क्या बोलते हैं, गंगा नाम पढ़ने से पहले कौन कौन सी धाराएं आकर किस नदी में मिलती, ये मैंने आपको समझा दी है। ठीक, अब आते हैं अपने इस मैप पर। ठीक, गंगा नदी तंत्र पर। इसमें लिख लीजिए उद्गम क्षेत्र एवं गंगा की सहायक नदियां। अब लिखिए, अब इसको देखिए, ये तो हो गया, ये समझ में आ गया, इसको लिख भी लिया और ऐसे बना भी लिया। अब ये गंगा नदी यहाँ तक आ गई, यहाँ आ गई। अब इसके बाद गंगा नदी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, लिखिए गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। कौन कौन से, एक आपका उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार के बाद आपका झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल। कौन कौन सा, उत्तराखंड, फिर इसका उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल। 5 राज्य हो गए। तो आप अगर आपके पास एटलस है या मैप है तो आप मैप में देखेंगे कि क्या बोलते हैं, गंगा नदी झारखंड से भी थोड़ा होकर बहती है। झारखंड यहाँ से थोड़ा सा होकर बहती है। ठीक, तो आप अगर अच्छे से नहीं देखेंगे, बारीकियों से नहीं देखेंगे, एटलस नहीं देखेंगे या फिर मैप नहीं देखेंगे, यदि ऐसे नहीं पढ़ेंगे मैप बनाकर, तो ये क्वेश्चन बहुत घुमाता है। मतलब ठीक है, ये क्वेश्चन रटना पड़ता है, समझ में नहीं आता है कि क्या गंगा नदी सच में क्या बोलते हैं झारखंड से होकर बहती है, पर है ऐसा, झारखंड से होकर बहती है। अब लिखिए नेक्स्ट पॉइंट लिख लिया कि गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। इसकी सर्वाधिक लंबाई
गंगा नदी की इसकी सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश राज्य में तथा इसकी सबसे कम लंबाई कहाँ होगी, इसकी सबसे कम लंबाई झारखंड राज्य में है। ओके, ये लिख लिया। अब लिखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए गंगा नदी हरिद्वार के निकट पहाड़ों से निकलकर मैदानी क्षेत्र में प्रवाहित होती है। हरिद्वार के निकट पहाड़ों से निकलकर, उसके पहले हरिद्वार के पहले या पहाड़ों में प्रवाहित होती है, ठीक है, मैदानी क्षेत्र में नहीं प्रवाहित होती है। तो वही चीज मैं बता रहा हूं कि गंगा नदी हरिद्वार के निकट पहाड़ों से निकलकर मैदानी क्षेत्र में प्रवाहित होती है। ठीक, अब देखिए ये मैदानी क्षेत्र में प्रवाहित होती है और उत्तर प्रदेश और बिहार के बाद आपका क्या बोलते हैं पश्चिम बंगाल पहुंचती है। तो लिखना है कोलकाता मैंने बनाया हुआ है और ये हुगली नदी बनाया हुआ है, हुगली नदी, ठीक है। अब लिखिए, देखिए पहले समझ लीजिए फिर बाद में लिखना है। देखिए जब गंगा नदी पश्चिम बंगाल पहुंचती है तो दो धाराओं में वितरित होती है, दो वितरिकाओं में बढ़ जाती है। वितरिकाएं मतलब कि धारा में बढ़ जाती है, वितरिकाओं में बढ़ जाती है। तो ये जो धारा गंगा नदी की मुख्य धारा पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी कहलाती है। आपने अभी देखा है भागीरथी यहाँ पर, तो यहाँ पर भाई ये है नदी, परंतु ये क्या बोलते हैं गंगा नदी पश्चिम बंगाल में भागीरथी कहलाती है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि गंगा नदी पश्चिम बंगाल में पहुंचकर दो वितरिकाओं में बढ़ती है। मुख्य धारा भागीरथी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती तथा दूसरी धारा हुगली नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो लिखना है, लिखिए देखो मैंने ये गंगा नदी बनाया हुआ है, यहाँ पश्चिम बंगाल में पहुंचती है, इसकी एक धारा हुगली नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है और मुख्य धारा बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। ठीक, तो लिखिए गंगा नदी पश्चिम बंगाल में, या फिर लिखिए जब गंगा नदी पश्चिम बंगाल पहुंचती है तो भागीरथी और हुगली दो वितरिकाओं में बट जाती है। देखिए आगे जो मुख्य धारा है इसको भागीरथी बोलेंगे और जो दूसरी धारा है इसको हुगली नदी बोलेंगे। तो दो वितरिकाओं में बढ़ जाती है, एक हुगली और एक भागीरथी। फिर इसका लिखिए मुख्य भागीरथी नदी पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान से बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। फिर इसका लिखिए, ये देखिए यहाँ पर है पश्चिम बंगाल का फरक्का नामक स्थान, यहाँ से होते हुए पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान से होते हुए यह नदी आपको बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए बांग्लादेश पहुंचकर यह नदी पद्मा नदी कहलाती है। ठीक है, ये देखो बांग्लादेश में जब ये नदी पहुंचती है, मैंने बोला कि भागीरथी नदी कहाँ पर कहलाती है, भागीरथी नदी पश्चिम बंगाल में कहलाती है। जब यह नदी बांग्लादेश में पहुंचती है तो यही नदी गंगा नदी, देखिए यहाँ तक भागीरथी, और जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करेगी तो पद्मा नदी, यहाँ तक पद्मा नदी इसका नाम पड़ता है। ठीक, बांग्लादेश में इसका नाम पद्मा नदी पड़ता है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि बांग्लादेश में पहुंचकर यह पद्मा नदी कहलाती है। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए जब बांग्लादेश में पद्मा नदी, यहाँ तक पद्मा नदी, जब बांग्लादेश में पद्मा नदी ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है, ये देखो यहाँ से आती है, ये दिहंगगार से होते हुए असम से होते हुए ये जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी, तो जब मैं यही बोल रहा हूँ जब बांग्लादेश में पद्मा नदी ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है तो दोनों की संयुक्त धारा को पद्मा नाम ही दिया जाता है। पहले तो पद्मा नाम होता ही है, जब इन दोनों की धाराएं मिल जाती तो यहाँ तक इसका नाम पद्मा होता है। पहले भी पद्मा और ब्रह्मपुत्र में मिलने के बाद भी पद्मा। फिर लिखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आगे चलकर बांग्लादेश में चांदपुर के पास, चांदपुर के पास, ये कहां पर है, ये बांग्लादेश में। तो चांदपुर के पास मणिपुर से निकलने वाली बराक व मेघना नदी पद्मा नदी से मिल जाती है। तो इन दोनों की संयुक्त धारा मेघना नदी
का मेघना नदी कहलाती है। देखिए यहाँ से मणिपुर से ये जो मैंने धारा बनाई है बराक या पद्मा है, बराक या मेघना, सॉरी मेघना, ठीक, मणिपुर से निकलती है और ये आकर पद्मा नदी में मिलती है। तो जब ये धारा बराक या मेघना नदी पद्मा नदी मिलती है तो इसके मिलने के बाद ये नदी मेघना नदी कहलाती, ठीक, मेघना नदी कहलाती। वही मैंने बोला कि आगे चलकर बांग्लादेश में चांदपुर के पास मणिपुर से निकलने वाली बराक व मेघना नदी पद्मा नदी से मिल जाती है और इन दोनों की संयुक्त धारा मेघना नदी कहलाती है, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए ये जो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी आती है ना, तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना बोला जाता है। तो लिखिए बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नाम दिया जाता है। फिर उसका लिखिए मेघना नदी जब ये मणिपुर से आके मिलती है तो आगे चलकर मेघना नदी कहलाती। तो मेघना नदी आगे चलकर कई भी तरीकाओं में बट जाती है और बंगाल की खाड़ी से मिल जाती है। कई भी तरीकाओं में बटती है। जब नदी अपने खुद के द्वारा लाए गए बालू या मिट्टी को नहीं बहा पाती तो वह कई धाराओं में बढ़ जाती है। आगे अवरोध हो गया, अवरोध होने के बाद जब सीधे आगे अवरोध है तो आगे पानी नहीं जा पाएगा, बगल से जाएगा, इधर उधर से जाएगा, तो कई धाराओं में बढ़ जाती है। जब कई धाराओं में बढ़ती है तो वही डेल्टा का निर्माण करती है। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा कहाँ पर है? बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में, तो यहीं पर डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक। मैंने बोला कि मेघना नदी आगे चलकर कई भी तरीकाओं में बढ़ती है और बांग्लादेश में मिल जाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले मेघना नदी डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा का निर्माण करती है जिसे सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं, ठीक, सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। फिर लिखिए सुंदरवन का डेल्टा हुगली नदी से लेकर मेघना नदी तक विस्तृत है। देखिए यहां से लेकर, ये हुगली नदी है, यहां से लेकर और ये मेघना नदी इतनी दूर विस्तृत है, मतलब बीच के क्षेत्र पर विस्तृत है, बहुत दूर तक विस्तृत है। यह दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है, यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। फिर इसका लिखिए मेघना नदी के वितरकाओं में बढ़ जाती है। फिर इसका लिखिए बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण करती है, यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। फिर इसका देखिए यह इस डेल्टा का समुद्री भाग घने वनों से ढका हुआ होता है, यहाँ पर। फिर देखिए इस डेल्टा में सुंदरी वन की अधिकता होने के कारण यह सुंदर वन का डेल्टा कहलाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए यहाँ पर मैंग्रोव वनस्पतियां पाई जाती हैं, ठीक। अब लिख लीजिए, देखिए पश्चिम बंगाल में जब दूसरी धारा दक्षिण की ओर मुड़ती है तो दक्षिण की ओर मुड़कर जब ये नीचे जाती है तो छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच से भ्रंश घाटी में बहने वाली दामोदर नदी आकर हुगली नदी में मिल जाती है। देखो यहाँ है, ये है छोटा नागपुर पठार। भारत में 3 नदियां हैं जो भ्रंश घाटी में बहती हैं, एक क्या बोलते हैं नर्मदा, ताप्ती और एक दामोदर नदी, ठीक है। तो यह दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार को बीचों बीच से 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि छोटा नागपुर से निकलने वाली दामोदर नदी हुगली नदी में मिल जाती है, ठीक, हुगली नदी में मिल जाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए हुगली नदी के तट पर कोलकाता बसा हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए हुगली नदी को विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी कहते हैं, ठीक है, विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी कहते हैं। और फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखना है कि कोलकाता बंदरगाह को पूर्व का लंदन कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व का लंदन कहते हैं।
चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, आपको देखने में भी मतलब अच्छा नहीं लगेगा। तो नेक्स्ट वीडियो पे इसके आगे इसकी सहायक नदियों को पढ़ेंगे। गंगा नदी पढ़ लिया, इसके आगे इसकी सहायक नदियों को पढ़ेंगे। और जब ये चैप्टर खत्म होगा तो मैं प्रत्येक चैप्टर खत्म होने के बाद कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल करवाता हूँ जो आपको देखने होंगे। अगर इससे कुछ छूटता है तो उस पर आपको मिल जाएगा। मेरा ये उद्देश्य है कि कुछ छूटे नहीं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी एग्जाम के लेवल से पढ़ा रहा हूँ, एग्जाम के लिहाज से पढ़ा रहा हूँ, कि लेखपाल के लिहाज से पढ़ा रहा हूँ या यूपीएसआई के लिहाज से पढ़ा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। मैं कुछ छोड़ता नहीं हूँ, मैं कोशिश करता हूँ हर वो चीज़ दूँ आपको जो आपके एग्जाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट हो। कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप यूपीपीसीएस का एग्जाम देने जा रहे हो प्रीलिम्स का, चाहे आप लेखपाल का देने जा रहे हो, चाहे यूपीएसआई देने जा रहे हो, चाहे जेल वार्डन, या कोई भी वनडे एग्जाम एसएससी का भी देने जा रहे हैं, कोई भी वनडे एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत पर्याप्त है और यूपीपीसीएस के लिए भी बहुत पर्याप्त है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी एग्जाम के लिहाज से पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो जब ये चैप्टर खत्म होता है तो ऑब्जेक्टिव हल करवा दिया जाएगा। और जो मैम बायो पढ़ा रही हैं आपको, तो उनसे बायो पढ़िए। और उनका जब चैप्टर खत्म होता है, साइकोलॉजी इस समय पढ़ा रही हैं, जब चैप्टर खत्म होता है तो मैं उनसे बोल दूंगा वो भी अपने चैप्टर के ऑब्जेक्टिव हल करवाएं, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि इसी चैनल में आपको सब कुछ मिल जाए। मैं कोशिश करूँगा कि इसी चैनल में मैथ मिल जाए, रीजनिंग मिल जाए, और आपको क्या बोलते हैं, आप यदि मैंने बोला था थंबनेल में देखा होगा आपने कि यूपीएसआई स्पेशल पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ मूल विधि के लिए भी टीचर लाऊं, और क्या बोलते हैं रीजनिंग के लिए, मैथ के लिए, ठीक है। हिस्ट्री तो मैं पढ़ा ही दूंगा, अभी कुछ दिन बाद हिस्ट्री शुरू करने जा रहा हूँ, तो आप हिस्ट्री भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो पे, तक के लिए नमस्कार।